हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 164 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द प्लेसेंटा इज नॉट डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी देन इट कैन बी रिमूव्ड। यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए बाई कंट्रोल्ड ट्रैक्शन, ऑप्शन बी मैनुअल मेथड, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। जब 30 मिनट के बाद प्लेसेंटा बाहर डिलीवर नहीं हो रहा है तो इसको जो हटाने की विधि होती है ये होती है मैनुअल मेथड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, episiotomy has to be done during option A onset of labor, option B first stage of labor, option C second stage of labor, ऑप्शन डी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एपिसियोटोमी की जो की जाती है वो कब की जाएगी तो ये की जाएगी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न इन इंडिया इज 1.5 to 2.5 kg, 2.5 to 3.5 kg, 1.5 to 3 kg, 4.5 to 5 kg। नॉर्मल बर्थ वेट न्यूबॉर्न का भारत में कितना होता है तो ये होता है 2.5 से 3.5 kg, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, wiping the amniotic and making the baby dry prevents heat loss from the infant, as heat loss in the first half hour is largely due to of amniotic fluid. Option A conduction, option B convection, option C evaporation, option D radiation। यहाँ पर क्या होता है कि एमनियोटिक को पहुंचने से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। एमनियोटिक को पहुंचने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में हीट लॉस को रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफी हद तक एमनियोटिक द्रव के फिल इन द ब्लैंक के कारण होता है। तो देखिए, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो बच्चे के शरीर पर लगा हुआ एमनियोटिक फ्लूइड है उसको शुष्क करने के लिए क्या करते हैं कि पहुंचते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को, जिसके कारण उसमें बाष्पोत्सर्जन को रोका जा सके। क्योंकि यदि बाष्पोत्सर्जन या इवापोरेशन हो जाएगा या बॉडी में होने लगेगा तो इससे जो भी नियोनेट है उसमें हीट लॉस होगा, मीन्स उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इसलिए नवजात बच्चे को पहुंचते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a newborn baby is delivered and has visual secretion. The method of suction to be followed: A nose first then mouth, B mouth first then nose, C deep inside mouth up to larynx, D hold baby upside down and clean। तो सबसे पहले जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो जो सीक्रेशन होता है तो नाक का पहले करेंगे, उसके बाद मुंह का, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नोज फर्स्ट देन माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट चीजी मटेरियल ऑन द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न प्रेजेंट एट बर्थ इज कॉल्ड लेनिंगो, वर्निक्सियोसा,
एमनियोटिक फ्लूइड, ब्राउन फैट। जो चीजी मटेरियल लगा होता है न्यूबॉर्न की स्किन पर जन्म के समय, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बर्निक्स कैसियोसा, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन टू बी गिवन एट बर्थ आर, जन्म के समय दिया जाने वाला टीका है ए बीसीजी, हेपेटाइटिस बी डीपीटी, बी वीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस बी, सी वीसीजी डीपीटी एमएमआर, डी डीपीटी एमएमआर हेपेटाइटिस बी। तो जन्म के समय जो टीका दिया जाता है सबसे पहले बीसीजी देते हैं, उसके बाद हेपेटाइटिस देते हैं और ओपीवी देते हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बीसीजी ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस किसी भी स्टूडेंट को इस प्रकार के पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। नंबर नोट करिए 9450783554। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो पेड पीडीएफ है उसको प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें आरआरबी नर्सिंग स्पेशल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, adequacy of breastfeeding can be assessed by all of the following sign except, केवल निम्नलिखित लक्षणों द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जा सकता है सिवाय ए passes urine 6 to 8 times per day, B sleeps for 2-3 hours after feed, gains weight adequately, crosses birth weight by 3 days। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें यह पूछा गया है ब्रेस्ट फीडिंग पर्याप्त है या नहीं है, इसका आप असेसमेंट कैसे करेंगे? तो इसका असेसमेंट करेंगे यदि 3 दिन के बाद बर्थ वेट जो कि जन्म के समय वजन है उससे अधिक बढ़ोतरी हो रही है तो ये माना जाएगा कि पर्याप्त रूप से ब्रेस्ट फीडिंग की जा रही है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न इज, नवजात शिशु का सामान्य तापमान है 36 to 36.8 डिग्री सेल्सियस, बी 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस, सी 37 to 38 डिग्री सेल्सियस, डी 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नवजात शिशु का कितना होता है यहाँ पर यह पूछा गया है, तो यह होता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, while preparing for neonatal resuscitation the bag and mask should be checked for all of the following except A appropriate size of the face mask, B bag for reinflation, C adequate pressure, D suction catheter। यहाँ पर क्या हो रहा है कि नियोनेटल रिसक्सिटेशन की बात चल रही है, तो इसके लिए चेक करेंगे, हमें चेक करना चाहिए, कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो कि चेक करने आवश्यक होते हैं और एक यहाँ पर चेक नहीं किया जाता है, ये कौन सा है? तो ये है करेक्ट आंसर डी सक्शन कैथीटर। पहला एप्रोप्रिएट साइज, तो फेस मास्क के लिए जो भी साइज उपयुक्त होगा उसका प्रयोग करेंगे। बैक फॉर री इन्फ्लेशन इसको भी चेक करेंगे, एडिक्वेट प्रेशर को भी चेक किया जाएगा। जो इसमें चेक नहीं करना है वो है सक्शन कैथीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीटर्म न्यूबॉर्न इज ए बेबी बॉर्न एट, प्रीटर्म न्यूबॉर्न का क्या मतलब होता है? ऐसा बेबी जो
37 वीक के पहले ही हो जाए, या 38 वीक्स, 39 और 40। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 37 सप्ताह से पहले होने वाला बच्चा, 38 सप्ताह से पहले होने वाला बेबी, 39 सप्ताह से पहले होने वाला, या 40 सप्ताह से पहले होने वाला, किसको प्रीटर्म बोला जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन ए। यदि 37 वीक से पहले ही कोई शिशु पैदा हो रहा है तो इसको हम लोग प्रीटर्म की श्रेणी में रखेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फेल्योर ऑफ डिसेंट ऑफ वन और बोथ टेस्टिस एट बर्थ इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ऑर्किडोपैक्सी, बी फीमोसिस, सी क्रिप्टॉर्किडिज्म, डी हाइड्रोसील। यहां पर आपसे पूछा गया है कि यदि किसी बच्चे में टेस्टिस या तो एक या दोनों जन्म के समय जब वो नीचे डिसेंट नहीं हो पाते हैं, मीन्स वृषण कोश में स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, जिस प्रकार से स्क्रोटम इस प्रकार से होते हैं, और यहाँ पर यदि टेस्टिस नहीं आ पाए तो इसको क्या बोला जाएगा, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इस कंडीशन को कहते हैं, यदि ये टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं तो इसको बोला जाता है क्रिप्टॉर्किडिज्म, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ एपिनेफ्रिन इज। एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या है 1:100, 1:500, 1:1000, 1:10,000। तो अवेलेबल स्ट्रेंथ है ये है 1:10,000। So the correct answer is option 4. Next question. A newborn is assessed for APGAR 5 at 5 minutes after birth. The score is 8. What does this indicate? एक न्यूबॉर्न है जिसका अपगार स्कोर यदि 5 मिनट, जन्म के 5 मिनट बाद हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसमें जो स्कोर आ रहा है वो है 8 का। तो यह क्या प्रदर्शित करता है, क्या इंडिकेट कर रहा है? तो इसका पहला ऑप्शन है नो डिप्रेशन, मींस इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। बी ऑप्शन है माइल्ड डिप्रेशन, मींस इस बच्चे में हल्की हेल्थ प्रॉब्लम मौजूद है। तीसरा है मॉडरेट डिप्रेशन, थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम मौजूद है। या सीवियर डिप्रेशन, मींस यह बच्चा गंभीर श्रेणी में है। तो हम लोग जानते हैं कि अपगार इसमें 5 पॉइंट लिए जाते हैं। एक्टिविटी, पल्स, ग्राइमेस, अपीयरेंस और रिफ्लेक्स। तो सभी के लिए क्या करते हैं, 2-2 मार्क्स दिए जाते हैं और इस प्रकार से टोटल 10 नंबर का ये अपगार स्कोर बन जाता है। जो इसमें 7 से 10 का स्कोर होता है ये अच्छा स्कोर माना जाता है, और 7 से कम का स्कोर ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला स्कोर माना जाता है। इसको डॉक्टर वर्जीनी अपगार ने प्रस्तुत किया था, और 5 मिनट, और इसको क्या करते हैं कि बच्चे को सिर्फ 2 बार चेक करना है, ये 2 बार चेक किया जाता है, उसके आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि इसमें इसका स्कोर 7 से 10 के बीच में आ रहा है तो यह माना जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नो डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। In the first day of life of a newborn, the possible causes of seizures are all except। नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय हाइपोग्लाइसीमिया, टेटनेस, एस्फिक्सिया, इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग। देखिए अब जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है तो उसमें एक्सेप्ट वाले कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन भविष्य में पूछे जा रहे हैं। आजकल के जो भी नर्सिंग एग्जाम हो रहे हैं तो आपको बड़ा सोच समझ के पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। तो एक्सेप्ट में क्या होता है, हम लोगों को
इसका गलत उत्तर बताना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि जब भी एक बच्चा पैदा हुआ है तो पहले दिन में वो उसमें क्या हो रहा है, सीजर्स आ रहे हैं। तो इसका जो पॉसिबल कारण है क्या हो सकता है, सॉरी, पॉसिबल कारण है ये सभी हैं सिर्फ एक को छोड़ करके, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट लगा हुआ है। तो आपको एक ऐसा पॉसिबल कारण बताना है जो सीजर का कारण नहीं बनेगा। तो पहला तो है यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये सीजर का कारण बनता है। दूसरा इसमें है एक पॉइंट एस्फिक्सिया, ये भी सीजर का कारण बनता है। और इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग ये भी सीजर का कारण बनेगा। जबकि टिटनेस ये सीजर का कारण पॉसिबल काजेस में नहीं आता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। While providing first aid, do not provide anything to eat or drink to all the following persons except। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्नलिखित सभी व्यक्तियों को खाने या पीने के लिए कुछ भी प्रदान न करें सिवाय कि। ऑप्शन ए देखिए फिर से एक एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए सीवियरली इंजर्ड, ऑप्शन बी बिकमिंग स्लीपी, ऑप्शन सी फॉलिंग अनकॉन्शियस, ऑप्शन डी डायरिया एंड फीवर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। तो करेक्ट आंसर होगा व्हाइल प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, डू नॉट प्रोवाइड एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक ऑल। तो सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ करके आपको कुछ भी नहीं देना है, ना तो खाने के लिए ना पीने के लिए। अब कौन सा ऑप्शन हो सकता है, सीवियरली इंजर्ड। इन ऐसे पेशेंट को ना तो खाने के लिए देते हैं ना पीने के लिए देते हैं, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों को इसका गलत आंसर बताना था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। दूसरा है बिकमिंग स्लीपी, ये भी इसमें भी कुछ ना खाने को देना है ना पीने को देना है। तीसरा ऑप्शन है फॉलिंग अनकॉन्शियस, अब बेहोश व्यक्ति है, यदि उसको खाने पीने को देंगे तो कैसे पॉसिबल होगा, इसलिए इसमें भी नहीं देना है। अब देख इसमें सकते हैं डायरिया एंड फीवर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में यदि खाने पीने को नहीं देंगे तो कैसे उसका डिहाइड्रेशन ठीक हो पाएगा, कैसे उसमें नमक की मात्रा सही हो पाएगी, कैसे उसमें सोडियम क्लोराइड का लेवल नॉर्मल हो पाएगा। इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डायरिया और फीवर में खाने पीने को देना है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं देना है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, when the victim is 8 years old boy, the appropriate method to provide CPR is A thumb technique, B two finger technique, C one hand technique, D two hand technique। एक बच्चा है जिसको सीपीआर देना है, 8 वर्ष के बच्चे को, तो इसमें जो सही टेक्निक होती है ये होती है वन हैंड टेक्निक, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर प्रोवाइडिंग सीपीआर फॉर एन एडल्ट विक्टिम इज 10:2, 15:2, 20:2, 30:2। एडल्ट विक्टिम की में सीपीआर देने की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 30:2 या 30:2 होगा। 30 कंप्रेशन होते हैं और 2 वेंटिलेशन होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प द हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है। ऑप्शन ए रिलैक्सेशन, बी कॉन्ट्रैक्शन, सी इजैकुलेशन, डी एक्सपेंशन। तो जब भी हृदय कॉन्ट्रैक्शन करता है तो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा हृदय से
ब्लड पंप होता है किसमें, बॉडी में, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा इसमें पार्ट है जो कि शरीर के सभी भागों में ब्लड को पंप करने में मदद करता है, इसलिए सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the one which carries waste materials from different part of the body to kidneys is, एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है वह है हार्ट, लंग्स, ब्लड या बोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ब्लड होता है उसके द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कहाँ तक पहुंचते हैं, किडनी तक, और किडनी से बाहर एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा बाहर निकल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेंसेशंस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जो जिम्मेदार होता है सिस्टम, उसको क्या कहते हैं, तो वह होता है हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को कौन आकार और सहारा देने का कार्य करता है, ए मसल्स, बी बोन्स, सी हार्ट, डी स्किन। तो ह्यूमन बॉडी को जो सपोर्ट देता है वो होता है स्केलेटन सिस्टम, और स्केलेटन सिस्टम बोन्स का बना होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज हार्ट, लंग्स, स्किन या हैंड्स। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो संवेदी अंग है वो क्या है, त्वचा, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एन हाइजीनिक मेजर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इज, कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय है, ए ईटिंग वेल, बी ब्रूसिंग ट्वाइस ए डे, ब्रशिंग ट्वाइस ए डे, सी हैंड वॉशिंग, डी स्लीपिंग। तो सबसे अधिक क्या होता है जिससे कि कोविड-19 इन्फेक्शन को रोका जा सके, तो ये होता है हैंड वॉशिंग, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th मई, 7th अप्रैल, 1st मई, 12th मई। अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है 5 मई को, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट द मेथड टू रिमूव एक्स सीक्रेशंस फ्रॉम माउथ इज, बेहोश रोगी के लिए मुंह से अतिरिक्त स्राव को हटाने की पद्धति है सक्शन, वेड बाथ, अर्ली मोबिलाइजेशन, आइसोलेशन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा, सक्शन करने से उसका जो भी मुंह में गए हुए सीक्रेशन से उनको बाहर निकाला जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए पर्सन विद एंजाइटी डिसऑर्डर विल हैव ऑल द फॉलोइंग सिम्टम्स एक्सेप्ट, चिंता विकार ग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षण होते हैं सिवाय की इंक्रीज्ड हार्ट रेट, रैपिड ब्रीदिंग, इंक्रीज्ड स्लीप, रेस्टलेसनेस। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि एक व्यक्ति को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो एंजाइटी से उसमें क्या होगी, हार्ट रेट बढ़ेगी जिसको हम लोग पैल्पिटेशन बोलते हैं, और ब्रीदिंग सांस भी तेज से हो सकती है, और उसकी बेचैनी भी बढ़ जाती है। तो इसमें जो चिंता से नहीं होगा वो है नींद में वृद्धि, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है, a state in which
A person has strong emotions and behaves in an uncontrolled way is called, एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है उसे कहा जाता है टेंशन, हिस्टीरिया, कोरिया, ऑल ऑफ एबव। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें सही होगा हिस्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस इज कॉल्ड, बंद जगहों से लगने वाले डर को कहते हैं एक्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, एरेक्नोफोबिया, आटोफोबिया। तो बंद जगह से लगने वाले डर को क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the signs and symptoms of hysteria includes all the following except anxiety, fainting, seizure-like movements, appropriate thinking and decision making। हिस्टीरिया के जो पेशेंट में सभी होंगे शामिल, सिर्फ एक नहीं होगा। तो हिस्टीरिया में एंजाइटी होती है, बेहोशी होती है और सीजर जैसी हलचल भी होती है, जबकि जो नहीं होता है वो होता है उचित विचार और निर्णय